प्रश्न नंबर 55 सत्य कथन है। तो सत्य कथन में उत्तर सी सही है। ए और बी दोनों सत्य हैं। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी के अंतर्गत शामिल होते हैं। परपोषी अपने भोजन के लिए अन्य पर निर्भर करते हैं। वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। और प्रश्न नंबर 56 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चावल, गेहूं, चावल, मक्का, आलू, शक्कर इत्यादि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। दालें, सोयाबीन, मांस प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। और मूंगफली में प्रोटीन व वसा दोनों पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो उपयुक्त में तीनों कथन सत्य हैं। चावल, गेहूं, मक्का, आलू, साबूदाना, मटर, सेम और फल, शहद, गुड़, शक्कर आदि कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में मिलता है। दालें, अनाज, अंगूर, अनाज और मूंगफली, मांस, सोयाबीन आदि में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। प्रश्न नंबर 57 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें उत्तर होगा उपयुक्त में सब सही है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में अवशोषित होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। वसा हमारे शरीर में प्रोटीन, वसीय अम्लों व ग्लिसरॉल के रूप में अवशोषित होता है। प्रोटीन अवयव की मूल इकाई एमिनो अम्ल है। कार्बोहाइड्रेट का मूल इकाई मोनोसैकेराइड जबकि वसा का अम्ल वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल है। स्कर्वी रोग है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इस विकल्प में दोनों सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग मसूड़ों में सूजन होता है। प्रश्न नंबर 59 है। रिकेटस रोग के संदर्भ में सत्य कथन है। रिकेटस यह विटामिन डी की कमी सही है। इसमें पीड़ित व्यक्ति की हड्डियां कमजोर हो जाती है, ये भी सही है, यानी सी सही है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है और इसमें पीड़ित व्यक्ति की हड्डियां कमजोर होती हैं। प्रश्न नंबर 60 है। रतौंधी के संदर्भ में सत्य कथन है। तो रतौंधी विटामिन बी की कमी से होता है, गलत एकदम। इसमें पीड़ित व्यक्ति के अंधेरा, कम प्रकाश दिखाई देता है। ये प्रकाश नहीं दिखाई नहीं देता, तो ये कथन जो है सही है, यानी दूसरा सही। रतौंधी रोग पीड़ित व्यक्ति के अंधेरा या प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ता है। बेरी बेरी प्रश्न नंबर 61 बेरी बेरी के संदर्भ में विचार कीजिए। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, सही है। इस रोग के व्यक्ति के शरीर में कमजोरियां होती हैं, तो ये भी सही है। तो उत्तर में 1 और 2 दोनों सही है। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग में शरीर कमजोर व मानसिक मंदता होती है। सजीव और निर्जीव के बीच की विभाजन रेखा है। सजीव कुछ विभिन्न निश्चित जैवीय प्रक्रम यथा पाचन, श्वसन व उत्सर्जन करते हैं, जबकि निर्जीव नहीं करते हैं। सजीव जनन करते हैं जबकि निर्जीव जनन नहीं करते हैं। सजीव गमन करते हैं जबकि निर्जीव गमन नहीं करते हैं। तो उत्तर में ये सही है। सजीव वस्तुएं कुछ जीवित प्रक्रियाओं को संपन्न कर सकती है, जैसे भोजन करना, सांस लेना, वृद्धि, प्रजनन आदि, जबकि निर्जीव वस्तुएं इन सभी कार्यों को नहीं कर सकती हैं। सजीव वस्तुओं में अग्रलिखित विशेषताएं होती है: भोजन और पोषण, श्वसन, मलमूत्र त्याग, समृद्धि आदि। प्रश्न नंबर 63 है। मेरेस्म रोग के संदर्भ में सत्य कथन है। तो उत्तर है इसका सी, दोनों सही है, यानी मेरेस्म रोग सभी पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। सामान्यतः यह माह में 3 वर्ष तक के बच्चों के पीड़ित होते हैं। विकास का अभाव, बच्चे का पतला दुबला होना, ढीली चमड़ी व धसी हुई आंखें इसके प्रमुख लक्षण हैं। मेरेस्म सभी पोषक तत्वों की कमी अथवा भुखमरी के कारण होता है। 1 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे के इस रोग से पीड़ित होते हैं। मेरेस्म रोग से कुछ लक्षण इस प्रकार: विकास का अभाव, बच्चे का दुबला पतला दिखाई पड़ना, सुस्त और उदास दिखाई, ढीली चमड़ी और धसी हुई आंखें, सूखे हुए हाथ पैर तथा काली चमड़ी जो अक्सर फटती रहती है। प्रश्न नंबर 64 है। घेघा रोग होता है। तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है।
आहार के साथ आयोडीन का सेवन न करने से घेघा रोग, गले के आसपास भारी सूजन हो जाता है। इसकी कमी से मंद विकास और मानसिक विकलांगता हो जाती है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन, किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं ना जमने का रोग होता है। विटामिन के स्रोत है तेल, अंडे, हरी सब्जियां, गीजर आदि। प्रश्न नंबर 66 है, वायरस से उत्पन्न होने वाले प्रमुख रोग है। तो वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग जो हैं वो खसरा है, एड्स है, और टिटनेस टिटनेस है, टाइफाइड टाइफाइड वायरस ने, रेबीज है। तो ये सही है। पहला है खसरा, दूसरा है रेबीज, तीसरा है एड्स है, और पांचवा है पोलियो। बाकी टाइफाइड, टिटनेस जो है जीवाणु से उत्पन्न होते हैं। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस और खसरा, छोटी माता, बड़ी माता, पोलियो, रेबीज आदि ये वायरस से उत्पन्न होने वाले प्रमुख रोग हैं। प्रश्न नंबर 67 है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन है? बैक्टीरिया से डिप्थीरिया, हैजा, तपेदिक और न्यूमोनिया, टाइफाइड, कुष्ठ रोग। तो इसमें से उत्तर होगा उपयुक्त में सभी जो हैं क्या है, बैक्टीरिया से होते हैं। डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, तपेदिक, टाइफाइड, हैजा, कुष्ठ रोग। बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले प्रमुख रोग है डिप्थीरिया, निमोनिया है, मेनिंजाइटिस है, तपेदिक है, टाइफाइड है, पेचिश है, टिटनेस है, हैजा है, कुष्ठ है रोग, प्लेग आदि है। और BCG का टीका लगवाया जाता है। तपेदिक से बचाव हेतु यानी TB से बचाव हेतु BCG का टीका लगवाया जाता है। संक्रमण रोगों के प्रतिरक्षा है तो प्रमुख टीके में BCG है, DPT है। BCG का टीका तपेदिक रोग से बचाव हेतु दिया जाता है। पोलियो बीमारी के संदर्भ में विचार कीजिए। पोलियो वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, सही है। इस रोग के वायरस गंदे स्थानों पर पाया जाता था, प्रदूषित खाद्य एवं जल में माध्यम से फैलते हैं, सही है। यह वायरस केंद्रित तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तीनों सही है। उत्तर में तीनों सही हैं। पोलियो वायरस द्वारा फैलने वाला बीमारी या रोग के वायरस गंदे स्थानों पर पाए जाते हैं तथा संदूषित खाद्य व जल के माध्यम से फैलते हैं। इस रोग के विषाणु रोगों के केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर आक्रमण करते हैं तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। एड्स के संदर्भ में विचार किए। एड्स वायरस द्वारा उत्पन्न रोग है, सही है। यह रोग का पता सर्वप्रथम अमेरिकी डॉक्टर माइकल गोलफेल ने लगाया, सही है। यह रोग असुरक्षित यौन संबंध, रक्तदान, संक्रमित सुइया इत्यादि से फैलता है, तीनों सही है। तीनों सही है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। एड्स वायरस का नाम HIV है। वायरस एड्स रोग का प्रसार असुरक्षित यौन संबंध, रक्तदान, संक्रमित सुइयों का प्रयोग आदि के द्वारा होता है। एड्स रोग के वायरस LAV और HTLV के खोज सर्वप्रथम अमेरिकी डॉक्टर रॉबर्ट वाल्स गैलो और फ्रांसीसी डॉक्टर लूक मॉन्टेगिंग फ्लेवेरी सिनोसी ने की थी। प्रश्न नंबर 71 है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो प्रोटोजोआ पोएसिस है, मलेरिया है, निद्रा रोग है और फाइलेरिया है। उत्तर है बी सही है। बी मतलब तीनों सही है। तीन मतलब कौन कौन है? पेचिस है, मलेरिया है, निद्रा रोग, फाइलेरिया नहीं है। तो प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले प्रमुख रोग है पेचिस है, मलेरिया है, मच्छर है, निद्रा रोग है, सोने की बीमारी है, सीसी मक्खी, फाइलेरिया है, हाथी पाँव है, नीमोटोक द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रमुख रोग है। प्रश्न नंबर 72 है, कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। कवक द्वारा जैसे दाद है, खाज है, गंजापन है, एथलीट फूड है, दमा है। तो ये सब कवक द्वारा। तो उपयुक्त में उत्तर सी, उपयुक्त में सभी है। दाद, खाज, गंजापन, एथलीट फूड और दमा ये सब कवक द्वारा उत्पन्न होते हैं। दाद, खाज, गंजापन, दमा, एथलीट फूड आदि ये कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। और अगला क्वेश्चन है 73, जन्म के समय बच्चे में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो उत्तर होगा BCG का टीका। BCG जन्म के समय बच्चे में तपेदिक रोधी टीका बच्चे में लगाया जाता है, BCG। और प्रश्न नंबर 74 है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है।
तो ये है डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस है। तथ्यात्मक एंटीजन डिप्थीरिया, काली खांसी यानी कुकुर खांसी और टिटनेस रोधी टीके के 3 खुराक 4 में 6 सप्ताह के अंतराल में और पोलियो ड्रॉप पोलियो रोधी टीके के बीच खुराक 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर बच्चों को दी जाती है। प्रश्न नंबर 75, नगर पालिकाओं व निगमों द्वारा जल का उपचार किया जाता है। तो जल में क्लोरीन डालकर के नगर पालिकाओं नगर निगमों का जल आमतौर पर क्लोरीन युक्त होता है। यह प्रक्रिया सभी रोगाणुओं को समाप्त कर देता है। प्रश्न नंबर 76, सही सुमेलित कीजिए। तो श्वसन तंत्र गैसों के विनियमन, तो इसमें है सी सही। उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जी वर्ध पदार्थों के शरीर में अवशेषित करता है। पाचन तंत्र हमारे भोजन की पाचन व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। श्वसन तंत्र ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है। परिसंचरण तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त प्रवाह का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र विभिन्न तंत्रों के प्रक्रमों का समन्वय करता है। प्रश्न नंबर 77 है, सही सुमेलित कीजिए। तो उत्तर है डी सही है। खनिज व विटामिन कार्बोहाइड्रेट के अभाव में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा देती हैं। सभी पोषक तत्व शरीर में सामान्य कार्य संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन शरीर की समृद्धि में योगदान करता है। वसा भी ऊर्जा उत्पादक है। इसके अतिरिक्त विटामिन और खनिज आवश्यक पोषक तत्व हैं जिसके अभाव में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 78, सही सुमेलित हैजा विब्रियो कलेरी डाइफाइड सालियोटाइफी। तो उत्तर इस सही सुमेलित नहीं है, तो उसमें तो उत्तर डी सही है। इसमें ये सुमेलित नहीं है। डी है प्लेग रेप्ट्रोवायरस। हैजा रोग ब्रिबेला कालेरी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से नामक जीवाणु से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से होता है और फैलता है। प्लेग पासिरिला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। प्रश्न नंबर 78 है, पश्चिम में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और अन्य ग्रह उसके चारों ओर प्रचक्र लगा रहे हैं। तो कापरनिकस ने प्रतिपादित किया था। पृथ्वी तथा अन्य नक्षत्रों की अपनी धुरी पर सूर्य के इर्द गिर्द घूमने की स्पष्ट और विस्तृत व्याख्या करना कापरनिकस का महान कार्य था। प्रश्न नंबर 80 है, एंटीबायोटिक के संदर्भ में सत्य कथन है। तो एंटीबायोटिक के संदर्भ में सत्य कथन है बी, यानी पहला और दूसरा। पहली खोजी गई एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी जिसके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोट्स नामक कवक से प्राप्त किया। पेनिसिलिन स्ट्रोप्टोमाइसिन टेट्रामाइक्लिन सर्वप्रथम प्रचलित एंटीबायोटिक है। प्रश्न अब इसका उत्तर है पेनिसिलिन स्ट्रोप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन और अधिक प्रचलित एंटीबायोटिक औषधि है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। प्रश्न नंबर 81 है, होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर ए है डॉक्टर हेनरी मैन ने होम्योपैथी का आविष्कार किया। होम्योपैथी का आविष्कार जर्मन के डॉक्टर हेनी मैन ने किया था। माइक्रोस्कोप से संबंधित कथन सत्य है। माइक्रोस्कोप का उपयोग सूक्ष्म या अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, सत्य है। और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1940 में नल और रस्का ने किया, सही है। कोशिका के अंगों को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की आसानी से देखा जा सकता है, ये भी सही है। तो उत्तर में तीनों सही है। माइक्रोस्कोप का उपयोग सूक्ष्म एवं अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोज नल व रस्का ने 1940 में किया। इसमें कोशिकाओं को आसानी से देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 83 है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग लोहे की कमी यानी आयरन की कमी से कारण होता है। एनीमिया का प्रमुख लक्षण है पीला चेहरा, जल्दी थकान व वजन कम होना। इस रोग का लोहा आयरन की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन से? हैजा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, फाइलेरिया मलेरिया, ये सब जल द्वारा फैलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 सही है। पहला क्या हैजा फैलता है, फिर टाइफाइड फैलता है और हेपेटाइटिस फैलता है, ये सब जल द्वारा फैलते हैं। तो
प्रश्न का विकल्प में हैजा, टाइफाइड और जठरशोथ हेपेटाइटिस रोग जल के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। प्रश्न नंबर 85, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग है तो ए माने 70%। मानव शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल होता है। शरीर में जल पसीने और मूत्र के रूप में बाहर निकलकर शरीर के तापमान को संतुलित करता है। प्रश्न नंबर 86 है, हमारे शरीर में प्रोटीन आवश्यक है, इसकी कमी से बच्चे में होने वाले रोग को क्लासियोरकर रोग यानी प्रकाशित देशों में एक प्रमुख समस्या खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की कमी है। इसके कारण अनेक बच्चे क्लासियोरकर रोग से पीड़ित हो जाते हैं। बढ़ा हुआ पेट, दुबला पतला शरीर और शरीर में खून की अपर्याप्त शरीर से प्रोटीन की कमी के लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार प्रकट कीजिए। तो उत्तर होगा डी यानी 1 और 2 दोनों सही है। किसी परितंत्र को एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। हरे पौधों में प्राथमिक स्तर पर उपभोक्ता माना जाता है। तो किसी परितंत्र में एक जीव दूसरे जीव को खाने का उपभोक्ता कहते हैं, उपभोग कहते हैं। क्रमबद्ध प्रक्रिया के खाद्य श्रृंखला कहते हैं। हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक हैं क्योंकि यह सौर ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं और वे खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले पोषक स्तर पर होते हैं। प्रश्न नंबर 88 है, खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में सही कथन का विचार कीजिए। तो खाद्य श्रृंखला में सही कथन है, उपयुक्त में सभी सही है। हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में उत्पादक स्तर पर वे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन संश्लेषित करते हैं। शाकाहारी जैसे हिरण, गाय इत्यादि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। मांसाहारी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। घास और पौधे खाद्य श्रृंखला उत्पादक स्तर पर है। वे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में करते हैं। ऊर्जा के रूप में खाद्य पदार्थों का उपयोग हिरण शाकाहारी प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता करता है। शाकाहारी को द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी खाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह बनता है जैव घटकों और भौतिक घटकों दोनों के द्वारा। उत्तर सी सही है। एक पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक और जैविक तंत्रों से बनता है जिसमें हवा, मृदा, जल और इन सब माध्यमों के भौतिक तथा रासायनिक विशेषताएं शामिल है। प्रश्न नंबर है 90 कथनों पर विचार कीजिए। वे संपदाएं जो अकार्बनिक पदार्थों से बनती हैं जैव संपदाएं कहलाती हैं। जैव संपदा वन व जंतुओं तथा पदार्थों के मछलियों में प्राप्त संपदाएं अजैव संपदाएं हैं। तो उत्तर जो है डी सही, ना तो एक और ना ही दो। जीवमंडल में प्राप्त संपदाओं को जैव संपदा कहते हैं। वन उत्पाद या पक्षी, जंतु, मछली, समुद्री जीव और फैलने वाली, इसके साथ ही वे संपदाएं जो कार्बनिक पदार्थों से बनी हैं जैव संपदाएं हैं। वे संपदाएं जो अकार्बनिक पदार्थों से बनती हैं अजैव संपदाएं कहलाती हैं। जल, भूमि आदि इस संपदा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 91, हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं तो किससे? CO2 वो कार्बन वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जल में अपनी जड़ के माध्यम से मिट्टी को अवशोषित करते हैं। ये भी सही है। तीनों सही है। यानी क्लोरोफिल प्रकाश की ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ये भी सही है। तो इसलिए यह तीनों सही है। पौधे अपना भोजन तैयार करने के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा हरे वर्णक यानी पिगमेंट या क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 92, कवकों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो कवकों की कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन वे अपना भोजन नहीं बना पाते। कवक विषमपोषी होते हैं। उत्तर 1 और 2 दोनों सही है। जो पौधे हरे नहीं होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, वे अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते, जैसे कुकुरमुत्ता, कवक, फंगल, खमीर आदि। अतः उन्हें अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर पड़ना होता है। वे विषमपोषी होते हैं। प्रश्न नंबर 93, उद्दीपन के संदर्भ में सत्य कथन है।
तो उद्दीपन के संदर्भ में वो सभी सजीव बाह्य वातावरण प्रति ये अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। मानव में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के लिए तंत्रिका तंत्र व पेशियाँ होती हैं। पौधे जल की मात्रा में कम या ज़्यादा करके वातावरण के प्रति ये अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। तो उत्तर में उपयुक्त में सब सही है। ऐसा कोई भी क्रिया जो अनुक्रिया उत्पन्न करता है उद्दीपन कहलाती है। सभी सजीव वस्तुएं इस प्रकार की अनुक्रियाएं उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। जंतुओं को उद्दीपन के प्रति या अभिक्रिया के लिए तंत्रिका तंत्र व पेशीय होते हैं, जबकि पौधे जल की मात्रा को कम या ज़्यादा करके ये कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 94, जलीय पौधे पानी में प्लवन करते हैं तो प्लवन के लिए उनमें एक विशेष ऊतक पाया जाता है जिन्हें एरेनकाइमा कहते हैं। तैरना आवश्यक है क्योंकि पत्तियां सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कर पाती हैं। तो उत्तर में दोनों सही है। जलीय पौधों का तैरना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें उनके पत्ते सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार कर सकें। तैरने के लिए उसमें विशेष ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें एरेनकाइमा कहते हैं। प्रश्न नंबर 95 है, अनुकूलन के संदर्भ में विचार कीजिए। अनुकूलन सजीवों के अंग की संरचना व गठन से में है, पर्यावरण के अनुकूल बदलाव है। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां का कांटे में तब्दील होना अनुकूलन का बेहतर उदाहरण है। तो उत्तर में दोनों सही है, यानी अनुकूलन पौधों व जंतुओं के शरीर में अंगों को की संरचना और संगठन में एक प्रकार का स्वतः होने वाला परिवर्तन है, जिसमें वे विशेष प्रकार के पर्यावरण में रहने वाले योग्य हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 96 है, ऊँट का शरीर मरुस्थल में रहने के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि उसमें गद्दीदार चौड़े पैर होते। सही है। कुबड़ का होना सही है। पानी संग्रह के लिए थैला होना सही है। उपयुक्त में तीनों सही है। कुबड़, गद्दीदार पैर और पानी की थैली कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो प्रतिकूल मरुस्थलीय पर्यावरण में रहने में ऊँट की सहायता करते हैं। और 97वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की दहन क्रिया के नियंत्रण रखती है। नाइट्रोजन पौधों में पोषक के लिए भी एक अनिवार्य तत्व है। कुछ अप्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन घुलनशील नाइट्रो में बदल जाता है। घुलनशील नाइट्रो को पौधों अपनी जड़ों के माध्यम से अवशोषित कर लेती है। प्रश्न नंबर 98 है, वातावरण में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन होता है। तो वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन होता है। पौधे CO2 का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया उत्पन्न करते हैं और बदले में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। सत्य है। जंतु ऑक्सीजन व उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सत्य। उपयुक्त में दोनों कथन सत्य हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हुए प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन को संश्लेषित करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दूसरी ओर जंतु वायु में ऑक्सीजन लेकर पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसी प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तरों में संतुलन बना रहता है। प्रश्न नंबर 99 है, वायुमंडल में जलवाष्प तो बादल, कोहरा, धुआं इत्यादि से उत्तरदायी। सही है। जलवाष्प ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो उत्तर में दोनों सही है। वायु में विद्यमान जलवाष्प मौसम संबंधी अनेक घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे ओस, बादल, कोहरा, धुंध, वर्षा तथा ग्रीन हाउस इफेक्ट इत्यादि जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया में बनता है। प्रश्न नंबर 100 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित है। सत्य कथन है।